تو कैसर अहमद राजा साहब ने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर नॉन मुस्लिम मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने रैशनल आर्गुमेंट्स दिए। हम इन रैशनल आर्गुमेंट्स को देखेंगे कि आखिर इसमें कितना वजन है, पर उस पे बढ़ने से पहले जरा उनकी वीडियो देख लेते। But here's the question कि अगर आप एक इंसान, एक मरीज, एक आदमी, उसके इलाज के लिए आप देखेंगे कि इसके लिए सूटेबल आदमी कौन है, तो एक इस्लामी मुल्क जिसका पूरा पैराडाइम इस्लामिक है, जिसमें शरीयत का निजाम होना चाहिए, यही एक आइडियल इस्लामी मुल्क होता है, उसकी हुक्मरानी के लिए आप एक अनक्वालिफाइड आदमी को आप आगे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, जो कि ऑब्वियसली, बट बिफोर वी गो इनटू दैट, मेरा एक सवाल है कि अगर, जो मैं रिपीट करना चाहूंगा, कि अगर एक डॉक्टर आपको चाहिए आपके जाती इलाज के लिए, तो पूरा मुल्क चलाने के लिए आपको क्या डॉक्टर नहीं चाहिए होगा उस चीज का, जो मुसलमान हो, जो शरीयत को समझता हो? जी हाँ कैसर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान को जिस मसले का सामना होता है उस मसले के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अब पाकिस्तानियों को क्या मसाइल दरपेश हैं? जब कोई रिपोर्टर जाता है पाकिस्तानियों से पूछता है गली मोहल्लों में, स्ट्रीट्स में, कि आपको क्या मसाइल का सामना है, तो वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये तमाम मसाइल वो बताते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए प्राइम मिनिस्टर का मुसलमान होना ज़रूरी क्यों है? एक नॉन मुस्लिम भी इन तमाम मसाइल को हल कर सकता है। या तो हो ना पाकिस्तान के कोई इकोनॉमिक इश्यूज ना हो, पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर ना हो, पाकिस्तान की 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ना रह रहे हो, क्लाइमेट चेंज का कोई इशू ना हो, अगर ये तमाम मसाइल का सामना ना हो मुल्क को, और मुल्क को सिर्फ एक ही खतरा हो कि इस्लाम खतरे में है, 96% ऑफ द पॉपुलेशन जिसकी मुसलमान है, उस मुल्क के अंदर मेजॉरिटी लोगों का जो रिलीजन है वो खतरे के अंदर है, वेस्ट इंडिया और इसराइल साजिश कर रहे हैं, अगर आप ये प्रेमिस बिल्ड करेंगे तो फिर एक मुसलमान का होना लाजमी होगा। लेकिन जो मसाइल मुल्क को हैं उनके लिए कतन भी प्राइम मिनिस्टर का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। आदमी जो मुस्लिम नहीं है, उसको अगर आप एक मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क, जो कि बाय डेफिनेशन इस्लामी मुल्क है, जब आप उस पे उसको रूलर बनाएंगे, तो स्ट्रेट वे आप दो ज्यादतियां करेंगे। एक तो उस आदमी से ज्यादती करेंगे कि आप वो अपने रिलीजन के खिलाफ कानून बना रहा होगा, क्योंकि इस्लामी कानून उसके रिलीजन के मैच नहीं करेंगे। उसके बाद आप बताते हैं कि अगर एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री का रूलर बन जाए तो स्ट्रेट अवे दो ज्यादतियां होंगी। पहली तो उस नॉन मुस्लिम के साथ होगी कि उसे अपने मजहब के खिलाफ कानून बनाने पड़ेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब उस नॉन मुस्लिम को बतौर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली और मेंबर ऑफ सेनेट उसको कानून नहीं बनाने पड़ते अपने मजहब के खिलाफ, तो बतौर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट किस तरह कानून बनाने पड़ेंगे अपने मजहब के खिलाफ? अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकता? और कानून साज असम्बली असल में कानून बनाती है, और उस कानून साज असम्बली में नॉन मुस्लिम मौजूद हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकते? ये अब आपने इस सवाल का भी जवाब देना। दूसरी जाति होगी उन मुसलमानों से कि आपने उनके ऊपर एक ऐसा आदमी बिठा दिया है, एक ऐसा रूल बिठाया हुआ है कि जो शरीयत के निजाम को नहीं समझता। फिर आप फरमाते हैं कि दूसरी ज्यादती ये होगी कि एक मुस्लिम मेजोरिटी के ऊपर एक नॉन मुस्लिम को बिठा दिया जाएगा तो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, तो अगर एक शिया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है तो भी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि उसे अपने फिरके के खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा। और इसी तरह एक अहले हदीस भी मुल्क का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अगर आपके लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को अगर हम फॉलो करें तो सिर्फ पीछे बचेंगे सुन्नी, हनफी, देवबंदी और बरेलवी। और देवबंदी और बरेलवी ही क्यों बचेंगे? हमें पता है कि देवबंदी और बरेलवियों के भी मसाइल हैं और उनके भी इख्तलाफात हैं, तो पीछे सिर्फ बरेलवी बचेंगे। और फिर बरेलवियों पे डिबेट हो जाएगी कि असल बरेलवी हैं कौन? तारुल कादरी ग्रुप असल बरेलवी है, इलियास कादरी का ग्रुप असल बरेलवी है, या अशरफ जलाली का ग्रुप असल बरेलवी है? तो ये मामलात हो जाएंगे। अगर आपका आर्गुमेंट मान लिया जाए कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में चंद इख्तलाफात हैं, बहुत सी कॉमनैलिटीज हैं, जो कि ऐसी बात नहीं है, बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट आपकी बात मान भी ली जाए तो ये जो सुन्नी शिया का 1400 साल से एक स्प्लिट नजर आता है इस्लाम के अंदर, इतनी बड़ी दीवार हायल है, इसको कैसे रिजोल्व किया जाएगा? अगर एक शिया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन सकता है और उसे अपने फिरके के खिलाफ नहीं जाना पड़ेगा, तो एक नॉन मुस्लिम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता? ये एक सवाल पैदा होता है। जो सेकुलर पाकिस्तान को करके ये सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, पहले वो सेकुलर्स को तो देख लें। मिसाल के तौर पे चाइना में सदर वही बनेगा, हेड ऑफ स्टेट वो बनेगा जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। दूसरा आदमी से ज्यादा ज़हीन हो, फतीन हो, जो भी है, वो चाइना का सदर कभी नहीं बन सकता जब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है। अच्छा, अब आपने मिसाल दी तो चाइना की मिसाल दी। चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप वहाँ राइज है, तो आप एक जमहूरी मुल्क के लिए एक डिक्टेटरशिप की मिसाल कैसे दे सकते हैं? ये आपने फॉल्स इक्विवेलेंसी ड्रॉ की है। आपने दो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर किया। आप भी मुल्क को जमहूरी देखना चाहते हैं और मैं भी, तो ये आपने एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर क्यों किया?
ऐसे ही अमेरिका का जो सदर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने का पाबंद होगा और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि वहाँ पे कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे आते हैं तो आप ये कहते हैं कि वहां पर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएस के अंदर वो पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं आ सकती। तो जरा इसको पहले समझते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर नहीं आ सकती, इससे मुराद किया है। इस पर जाने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि इससे क्या मुराद नहीं है। इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूएस में बैन है। मजहबी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती हैं, मुसलमानों की मजहबी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ मौजूद हैं, क्रिश्चियंस की मजहबी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, ज्यूज की मजहबी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद हैं। कोई कदगन नहीं लगाता कॉन्स्टिट्यूशन आप पे। दूसरी बात, एक मजहबी शख्स मुल्क का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक सेकुलर बंदा होना चाहिए। एक रिलीजियस बंदा भी मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता है। और साथ ही साथ वोटर्स और सिटीजन्स भी रिलीजियस एफिलिएशन की बुनियाद पर, मतलब के मजहबी बेसिस पे वोट डाल सकते हैं। हत्ता के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 का क्लॉज 3 ये कहता है, नो रिलीजियस टेस्ट कैन एवर बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर एनी पब्लिक ऑफिस। यानी रियासत आपसे कोई रिलीजियस टेस्ट नहीं ले सकती। वो ये नहीं पूछ सकती क्या जीसस क्राइस्ट जो है वो सन ऑफ गॉड है या नहीं, आप क्रिश्चियन हो या नहीं, या आपका किस मजहब से ताल्लुक है। आपसे कोई रिलीजियस टेस्ट नहीं लिया जाएगा पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए। आप एग्जांपल लें जोहर ममदानी की, जो आज न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्ट हो चुका है। वो अनअपोलोजेटिकली मुस्लिम भी है और साथ सोशलिस्ट भी है। और इसी वैल्यूज का अगर कोई शख्स मालिक हो, वो मुस्लिम हो और सोशलिस्ट हो, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। अब इससे मुराद क्या है कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर नहीं आ सकती। उसका मतलब ये है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमेरिका में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। फेडरल इनकम टैक्स उन पे नहीं लगता अगर वो शराइत पे पूरा उतरती हैं। तो मुसलमानों को जब चैरिटी मिलती है वहां पर और मसाजिद बनाई जाती हैं तो उस पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलती हैं। इस वजह से आपको पॉलिटिकल स्फेयर में आने की इजाजत नहीं होती। हाँ, अगर आप अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टी में चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। वहां पर आपको इलेक्शन लॉज पे पूरा उतरना पड़ेगा। जब आप कंडीशन मीट करेंगे तो आप पॉलिटिकल पार्टी में भी चेंज हो सकते हैं। हत्ता के अमेरिका के अंदर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं। क्रिश्चियन लिबर्टी पार्टी ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। फिर एक पार्टी है अमेरिकन सॉलिडेरिटी पार्टी, ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज से इंस्पायर है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वैल्यूज से इन्फ्लुएंस्ड है। तो वहां पर भी मजहबी जमातें मौजूद हैं। और बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तानी वोट नहीं डालते रिलीजियस पार्टीज को, इसी तरह अमेरिकन भी वोट नहीं डालते रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज को, इसलिए ये छोटी जमातें कंसीडर होती हैं। नो, ओनली सेकुलरिज्म इज अलाउड। ये आपको जगह जगह एग्जांपल्स मिलेंगी। इन मिसालों में आप ऐड कर सकते हैं सोवियत यूनियन को, कि वो भी जब पूरी ताकत के साथ दुनिया के बड़े हिस्से पे उनका एक निजाम था, तो वहां पे भी जो उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी का मेंबर ही हेड ऑफ स्टेट बन सकता था, दूसरा कोई आदमी नहीं बन सकता था। अच्छा, अगेन आपने एक अथॉरिटेरियन कंट्री की एग्जांपल दे दी, सोवियत यूनियन। बल्कि स्टालिनिस्ट सोवियत यूनियन अथॉरिटेरियन कंट्री नहीं था सिर्फ, मतलब कि सिर्फ वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट तो उसको टोटलिटेरियन रजीम कहते हैं। मतलब कि रियासत का टोटल कंट्रोल था सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर। इवन के ट्रुथ भी वही था जो रियासत बताती थी। तो ऐसी ब्रूटल टोटलिटेरियन रजीम्स की फिर आप एग्जांपल किस तरह दे सकते हैं एक जमहूरी मुल्क के लिए? ये फिर आपने फॉल्स इक्विवेलेंसी ड्रॉ की है और आपने ये कंपैरिजन ठीक नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूके में जो मोनार्की है वहां पे जो कोई रिपब्लिकन है वो मोनार्क नहीं बन सकता, बादशाह या मलका की पोजीशन पे नहीं जा सकता या जा सकती, बिकॉज़ दे सी इट कि नहीं ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, सीरियसली? एक रिपब्लिकन जो है वो यूके के अंदर मोनार्क नहीं बन सकता? इसको जरा आप देखे, जरा समझने की कोशिश करते हैं इसे। रिपब्लिकन यूके के कॉन्टेक्स्ट में वो शख्स होता है जो एंटी मोनार्की हो, मतलब कि वो बादशाहत के खिलाफ हो। जो शख्स बादशाहत के खिलाफ है, जो चाहता है बादशाहत खत्म हो जाए यूके के अंदर से, उसने बादशाह क्यों बनना है? ये क्या एग्जाम्पल दिया आपने कि एक शख्स जो बादशाहत के खिलाफ है वो बादशाह नहीं बन सकता? आई मीन ये तो इसी तरह है कि कैसर साहब आप पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि मुल्क को, पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री नहीं बनना चाहिए, बाद में आप एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेके वोट लड़ रहे हो। तो ये बात इतनी अब्सर्ड है। अलबत्ता वहाँ मुनार के लिए एक और शर्त है, और वो मजहबी शर्त है कि आपको क्रिश्चियन होना जरूरी है। और जब आपको क्रिश्चियन होना जरूरी है तो फिर आगे उन्होंने फिर फिरका भी बताया हुआ कि कौन सा फिरका ठीक है। वहाँ
कैथोलिक शख्स मोनार्क नहीं बन सकता। मोनार्क बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए आपका प्रोटेस्टेंट होना जरूरी है। तो जब उन्होंने एक कदगन लगाई रिलीजन वाली, तो बात आ गई ना फिरके पे भी। यही तो बात है, जब आप रिलीजन पे कदगन लगाएंगे तो फिर फिरके पे भी बात आ जाएगी। यूके तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां पे मतलब कि बादशाह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करता है, पार्लियामेंट के अंडर काम करता है। वो एक सेरेमोनियल हेड है, बस उसे हाथ हिलाने के लिए, सेरेमनीज के लिए रखा हुआ वो एक सिंबॉलिक हेड है। तो असल जो पॉलिटिकल पावर है, जो असल पावर है, वो यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और प्राइम मिनिस्टर किसी भी रिलीजन का हो तो वो बन सकता है। ऋषि सुनाक एक हिंदू था जो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। अच्छा, आपने सारी मिसालें दे दी मुल्कों की, अथॉरिटेरियन कंट्रीज की मिसाल जो दी आपने और टोटलिटेरियन कंट्रीज की मिसाल दी, वो इधर अप्लाई नहीं हो पाकिस्तान पर, क्योंकि आप भी पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने अमेरिका की और यूके की भी मिसालें कुछ सही नहीं दी। आपने ये जरा हमसायों की तरफ नजर क्यों नहीं डाली? इंडिया के अंदर 2 मुसलमान प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 2 मुस्लिम प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं इंडिया के। आखिर में सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक मुल्क जिसके अंदर 96% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत क्या है? जब मुसलमान इतनी ज्यादा मेजोरिटी के अंदर हैं, तो वो ऐसे शख्स को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट ही नहीं डालेंगे जिनका कैंडिडेट एक नॉन मुस्लिम होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की तो जरूरत ही नहीं बनती, कोई तुक ही नहीं। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस नॉन मुस्लिम बन सकता है। राजा भगवान दास चीफ जस्टिस रह चुके हैं पाकिस्तान के। पहला लॉ मिनिस्टर जो कायदे आजम ने लगाया था, एक हिंदू को लगाया था, जोगिंदर नाथ मंडल की बात मैं कर रहा हूँ। और आर्मी चीफ जो असल पॉलिटिकल पावर है पाकिस्तान के अंदर, वो भी टेक्निकली कोई उसमें हर्डल नहीं है, वो एक नॉन रिलीजियस बंदा बन सकता है। अब वो बनता है या नहीं वो अलग बात है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन का कोई तुक नहीं बनता किसी भी लिहाज से। और दूसरा, अगर आप एक मजहबी रियासत बनाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप हिंदू रियासत से भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना कि क्रिश्चियन रियासत से। लेकिन जब मजहबी रियासतें वहां कायम होंगी तो मुसलमान अब कोई एक जोग्राफी के अंदर तो महदूद नहीं है, वहां पे भी मुसलमान आबाद हैं, बाकी ममालिक में भी। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी और मार्जिनलाइजेशन उनको फेस करनी पड़ेगी। तो ये मुस्लिम उम्मा के भी हक में नहीं है। अगर आपको मुस्लिम उम्मा की भी परवाह है तो वो भी उनके हक में ये बात नहीं जाती। और तीसरी बात, जब मजहबी रियासतें कायम होंगी, ना सिर्फ इंटरनली सिविल वॉर हो सकती है रिलीजन के नाम पर, बल्कि रिलीजियस रियासतें आपस में भी मजहब के नाम पे लड़ेंगी। क्रूसेड्स की एग्जांपल आपके सामने है। फिर यूरोप के अंदर 30 इयर्स वॉर होती है और मजहब के नाम पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। उसके बाद कोई अक्ल आती है वेस्ट को और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है और नेशन स्टेट की बुनियाद रखी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर वो सेकुलरिज्म की तरफ आते हैं। तो उन्हीं से सबक कुछ हासिल कर लें। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि सेकुलरिज्म की वजह से भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुई, कोल्ड वॉर हुई। तो वो सेकुलरिज्म की वजह से नहीं हुई, वो जीनोफोबिया की वजह से हुई, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से वो जंगें हुई, ना कि सेकुलरिज्म की वजह से। और एक्सट्रीम नेशनलिज्म की जहां तक ताल्लुक है, तो आजकल एक्सट्रीम नेशनलिज्म या जीनोफोबिया तो राइट विंग पकड़ के बैठे हुए हैं इसको। इंडिया में मिसाल आपके सामने, एक राइट विंगर नेशनलिस्ट है। पूरे यूरोप के अंदर रेडिकल राइट विंग का जो राइज हो रहा है वो जीनोफोब है, वो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है। पाकिस्तान में भी अगर आप एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं तो जरूर आप राइट विंग होंगे। तो ये नेशनलिज्म की बीमारी भी राइट विंग को ही है। तो बात यह है कि अब दुनिया जो है वो प्लूरलिस्टिक है, वहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं एक रियासत के अंदर। तो अगर हम एक इंसाफ के साथ रियासत कायम करना चाहते हैं मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज के अंदर, तो सिर्फ एक ही आंसर है, वो है लिबरल डेमोक्रेसी।